पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टेंग वुलिन सिएशे को हरा दिया था। अब आगे देखेंगे। चलो दोबारा लड़ते हैं। जेशे ने न जाने कितनी बार यही बात दोहराई जब वह टेंग वुलिन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। टेंग वुलिन ने सिएशे की आवाजों को नजरअंदाज किया और सीधे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। कल मैं अपने बेस्ट में नहीं था। अगर तुम मुझसे नहीं लड़े तो मत सोचो कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स उजागर नहीं करूंगा। सिएशे ने धमकी दी। टेंग वुलिन ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम जो चाहो बोल सकते हो। जब उसे खुद ही गोल्डन स्केल्स के बारे में कुछ नहीं पता तो उसे डरने की क्या जरूरत थी। तुम मेरा खाना खाने का समय खराब मत करो। टैंग वुलिन ने ऐसे कहा जैसे वह किसी मक्खी को भगा रहा हो और जेसे को आसानी से एक तरफ हटाते हुए थर्ड विंडो की तरफ बढ़ गया। अरे मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें फर्स्ट विंडो से खाना खिलाऊंगा। जेसे के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और वह टैंग वुलिन की पीठ की तरफ चिल्लाया। जो टैंग वुलिन पहले थर्ड विंडो की ओर जा रहा था वह अचानक जीसी के पास वापस आ गया, जैसे उसकी पीठ में रस्सी बंधी हो और किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। सच कह रहे हो? टेंग वुलिन की आंखों में चमक आ गई। उसे फर्स्ट विंडो का खाना अब भी बहुत लुभा रहा था। कल सेकंड विंडो का खाना खाने के बाद वह साफ महसूस कर पाया था कि पोषण से भरपूर खाने का उसके शरीर पर कितना फर्क पड़ा है। आज सुबह जब वह उठा था तो उसका पूरा शरीर पहले से ज्यादा हल्का और आरामदायक लग रहा था, जैसे उसकी मांसपेशियों का हर हिस्सा फिर से जीवित हो गया हो। बिल्कुल, जेशे ने गर्व से जवाब दिया। जब तक मेरा पेट न भर जाए। टैंग वुलिन की बड़ी बड़ी आंखें और ज्यादा चमक उठीं। जितना खा सको खाओ। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। अपनी काबिलियत दिखाओ। मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम और खा ही न सको, जेशे ने मुस्कुराते हुए कहा। डील। आधे घंटे बाद जीसे को अपनी बात पर पछतावा होने लगा। तुम इंसान भी हो या नहीं? तुम 30 फीनिक्स टर्टल ईग्स खा चुके हो और अब भी जगह बची हुई है। सेकंड विंडो का एक खाना 300 फेडरेशन कॉइन का पड़ता था, जबकि फर्स्ट विंडो का एक खाना 1000 फेडरेशन कॉइन्स तक का हो सकता था। टैंग वुलिन को इन कीमतों की कोई जानकारी नहीं थी। वह कम से कम 15 मील्स खा चुका था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसका पेट अभी नहीं भरा है। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं खाना बंद कर देता हूं। टैंग वुलिन को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि एक मील की कीमत कितनी होती है, लेकिन जितनी मात्रा उसने खाई थी वह सस्ती तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। टैंग वुलिन को थर्ड विंडो की तरफ बढ़ते देखकर सिएशे झपट कर आगे आया और उसे पकड़ लिया। गुस्से में बोला, खाओ। क्यों रुक गए? तुमने पहले ही मेरे शरीर का अपमान कर दिया है। मैं तुम्हें मेरे कैरेक्टर का भी अपमान नहीं करने दूंगा। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। फर्स्ट विंडो का खाना टैंग वुलिन को बिल्कुल अलग ही एहसास दे रहा था। उसने जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। सेकंड विंडो का खाना भले ही पौष्टिक था, लेकिन स्वाद में साधारण था, जबकि फर्स्ट विंडो का खाना पूरी तरह अलग था। सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं, बल्कि उसे खाते ही उसका पेट गर्म हो गया और पूरे शरीर में एक ऐसा सुकून फैल गया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह गर्माहट उसके हाथ पैरों और हड्डियों तक फैल गई। टैंग वुलिन के शरीर से मानो गर्मी निकल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर ऊर्जा की एक हल्की सी लहर कंपन कर रही हो। आखिरकार टैंग वुलिन अपनी 22वीं मील पर जाकर रुका। उसका पेट पूरी तरह भर चुका था। धन्यवाद। जेशे ने आंखें घुमाई। क्या पेट भर गया? टैंग वुलिन मुस्कुराया। मैं यह भूल गया था कि तुम्हारा नाम जीशिए है। मैं तुम्हें धन्यवाद कह रहा था। टैंग वुलिन की बात समझने के बाद जीशिए ने ठंडे लहजे में कहा, मेरी शर्त याद रखना। हालांकि जीशिए अमीर था, फिर भी उसकी जेब खर्च की एक सीमा थी। टैंग वुलिन के खाने का कुल खर्च सोचकर ही उसके दिल को थोड़ी चुभन हुई। कल की मरम्मत का खर्च करीब 20,000 कॉइन्स था और आज के 20,000 कॉइन्स मिलाकर कुल लगभग 40,000 कॉइन्स हो चुके थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि आगे चलकर वह एक और पिटाई खरीद रहा है या नहीं। आज वू जंगकोंग ने स्लेटी, काले और सफेद रंग की पैंट पहन रखी थी, साथ में सफेद शर्ट। उसका पहनावा सादा था, लेकिन वह उसकी लंबी और पतली काया को और उभार रहा था। वह बस खड़ा ही था, फिर भी उसके शरीर से ठंडी हवा सी निकल रही थी, जिसने पूरी क्लास को चुप करा दिया। टैंग वुलिन के चेहरे पर बेहद संतुष्ट भाव था और वह पूरी तरह रिलैक्स्ड लग रहा था। फर्स्ट विंडो का भरपूर खाना खाने के बाद ऐसा न हो, यह कैसे हो सकता था? वह गर्माहट धीरे धीरे उसकी सोल पावर को जगा रही थी। यह सच था कि अच्छा और पोषक खाना शरीर की गुणवत्ता बढ़ा सकता है और कल्टीवेशन की रफ्तार भी तेज कर सकता है। आज से तुम्हारी क्लासेस ऑफिशियली शुरू होती हैं।
तुम्हारे ज्यादातर लेसन्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, खड़े हो जाओ, वू जंगकोंग ने ठंडे लहजे में कहा। पूरी क्लास फौरन खड़ी हो गई। मेरे साथ आओ। वू जंगकोंग ने दोनों हाथ जेब में डाले और क्लासरूम से बाहर निकल गया। छात्र उसके पीछे पीछे चल पड़े। नए होने की वजह से उन्हें लाइन में चलने की आदत नहीं थी, इसलिए काफी अव्यवस्था थी। फिर भी कोई भी उस ठंडे और घमंडी गॉड जैसे टीचर और उसकी भारी ऑरा के सामने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया। वू जंगकोंग सभी को मैदान में ले आया। दो दो की लाइन में खड़े हो जाओ और ठीक से खड़े रहो। जो जंगसी के बाद तंग वुलिन क्लास का सबसे लंबा छात्र था। चारों रूममेट फिर से साथ खड़े थे। तंग वुलिन और जो जंगसी आगे पीछे एक लाइन में थे, जबकि युनशाओ और जेसिए उनके बगल में खड़े थे। वू जंगकोंग ने गहरी आवाज में कहा, आज की पहली क्लास में तुम मुझे अपनी एबिलिटीज दिखाओगे। इसके बाद एक्चुअल कॉम्बैट होगा। मैं जज रहूंगा। एक बार हारने के बाद एलिमिनेशन हो जाएगा। अपनी असली ताकत दिखाओ। एक लड़की ने हाथ उठाया। टीचर वू, मैं टूल सोल मास्टर हूं, क्या मुझे भी कॉम्बैट में हिस्सा लेना होगा? वू जंगकोंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बैटलफील्ड में अगर तुम दुश्मन से कहो कि तुम टूल सोल मास्टर हो, तो क्या वह तुम्हें छोड़ देगा? पहला ग्रुप, तैयार हो जाओ। हम इसी छोर से शुरू करेंगे। उसने टैंग वुलिन और जो जांगसी की तरफ इशारा किया। जहां ज्यादातर छात्रों में घबराहट थी, वहीं जो जांगसी तुरंत ही उत्साहित हो गया। वह टैंग वुलिन द्वारा खिड़की से बाहर फेंके जाने वाली बात को अब भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसने टैंग वुलिन को सिर्फ 2 वार में सेशे को हराते देखा था, तो डायरेक्टर के लड़ाई रोकने के आदेश के बाद उसकी लड़ने की इच्छा दब गई थी। यह अच्छा है। चलो, ताकत से मुकाबला करते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी ताकत मेरी से ज्यादा होगी। जो जांगशी ने चमकती आंखों से टैंग वुलिन से कहा। टैंग वुलिन चुप रहा। वू जंगकोंग ने बाकी छात्रों को इशारा किया कि वे मुकाबला करने वालों के चारों ओर घेरा बना लें। तुम शुरू कर सकते हो। विरोधी को हराने के तरीके पर कोई पाबंदी नहीं है। वू जंगकोंग ने साफ साफ कहा, लेकिन उसकी बात पूरी क्लास के लिए थी। जो जांगशी ने जोर से दहाड़ लगाई। उसके पैरों के नीचे एक सफेद सोल रिंग उभरा और रोशनी की किरण उसके शरीर के साथ ऊपर की ओर बहने लगी। उसी पल उसका विशाल शरीर और बड़ा हो गया, खासकर दोनों बाजुओं की मांसपेशियां, जो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे साफ उभर आईं। उसके कंधे पर एक छोटा भूरा बंदर दिखाई दिया। यह उसका स्पिरिट सोल था, एक 10 ईयर स्पिरिट सोल। फर्स्ट सोल स्किल, पावर एम्प्लीफिकेशन। जो जांगची बड़े बड़े कदमों से टंग वुलिन की तरफ बढ़ा। जब वह अपने पैरों को जमीन पर टिकाता, तो डोंग डोंग जैसी भारी आवाज आती। उसकी भारी काया के साथ उसका आक्रामक जोश भी पूरी तरह मेल खा रहा था। कुछ ही लंबे कदमों में वह टैंग वुलिन के पास पहुंच गया। दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने एक साथ टैंग वुलिन के दोनों कंधों पर निशाना साधा। टैंग वुलिन ने भी उसी समय दोनों मुट्ठियां आगे बढ़ाईं और जो जांगसी के दोनों हाथों पर वार किया। भारी भरकम जो जांगसी को 3 कदम पीछे हटना पड़ा, तब जाकर वह अपना संतुलन संभाल पाया। एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए टैंग वुलिन ने जो जांगसी की तरफ जोरदार मुक्का मारा। टैंग वुलिन के इस मुक्के का मुकाबला करने के लिए जो जांगसी ने दांत भींचे और अपने शरीर की सारी ताकत उस एक पंच में झोंक दी जो तंग वुलिन की ओर बढ़ रहा था। पेंग! जो जांगसी लगातार पीछे की ओर लड़खड़ाया। आखिरकार वह उस ताकत को संभाल नहीं पाया और सीधे जमीन पर बैठ गया। लेकिन टंग वुलिन पहले की तरह ही मजबूती से खड़ा रहा। बस उसका ऊपरी शरीर थोड़ा सा डगमगाया। यह कैसे हो सकता है? जो जांगशी पूरी तरह हैरान था। अगर पिछली बार वह मुकाबले में लापरवाही की वजह से हारा था, तो आज क्या? उसने अपना मार्शल सोल भी रिलीज किया था और अपनी सोल स्किल, पावर एम्प्लीफिकेशन भी इस्तेमाल की थी। फिर भी टैंग वुलिन की ताकत ने उसे पूरी तरह दबा दिया। उसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था और उसने उसे जमीन पर बिठा दिया था। रुको! वू जंगकोंग ने ठंडे स्वर में आदेश दिया और जो जांगसी की तरफ इशारा किया। तुम बाहर। अगर कोई पावर सिस्टम बैटल सोल मास्टर ताकत के मुकाबले में ही अपने विरोधी से हार जाए, तो फिर लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं रहता। तुमने अपना मार्शल सोल क्यों नहीं इस्तेमाल किया? वू जंगकोंग ने टैंग वुलिन को देखते हुए पूछा। टैंग वुलिन ने जवाब दिया, वह मुझसे ताकत में मुकाबला करना चाहता था। वू जंगकोंग का चेहरा और सख्त हो गया। अगर वह तुमसे कहे कि गंदगी खा लो, तो क्या तुम खा लोगे? हर मुकाबले को ऐसे लो जैसे वह असली जंग हो। उस जंग को जीतना ही तुम्हारा एकमात्र मकसद होना चाहिए। यहां तक कि शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगाता है। तुम अपने विरोधी को तुम्हें हराने का जरा सा भी मौका नहीं दे सकते। तुम आगे बढ़ो, अगला मुकाबला इंतजार कर रहा है। हारने वालों को बाहर कर दिया गया और जीतने वालों को भी डांट पड़ी। छात्रों का मानसिक दबाव तेजी से बढ़ गया।
अगला मुकाबला दूसरी जोड़ी युनशाओ और सेशे की थी, जो पहले टंग वुलिन और जो जांगसी के सबसे पास खड़े थे। युनशाओ ने कड़वे चेहरे के साथ सेशे से गुहार लगाई, प्लीज मुझ पर हाथ हल्का रखना। मैं सिर्फ एक ऑक्सिलियरी सिस्टम बैटल सोल मास्टर हूं, मैं ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा, जिएशिए ने कहा। हर किसी की अपनी किस्मत होती है, शुरू करो। वू जांगकोंग के कहते ही जिएशिए साइड में फिसल गया। लगभग उसी समय उसके पैरों के नीचे एक पीली रोशनी का घेरा चमक उठा। उसकी रफ्तार कल्पना से भी ज्यादा तेज थी। उसकी लाइट ड्रैगन डैगर सुनहरी चमक बिखेर रही थी और बहुत ही कम समय में युनशाओ के करीब पहुंच गई। उसी पल एक चमत्कार हुआ। युनशाओ के शरीर से सफेद रोशनी चमकी, जिससे ऐसा लगा जैसे आंखों के सामने रोशनी का फूल खिल गया हो। जेशिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ वार किया, लेकिन उसकी डैगर ने सिर्फ हवा को चीर दिया। टांग वुलिन ने जेशिया से पहले भी 2 बार लड़ाई की थी और तीसरी बार होने वाली लड़ाई के लिए वह इस मुकाबले को ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि जब जेशिया युनशाओ की ओर लपका तो युनशाओ के हाथ में कुछ चमक रहा था। पलक झपकते ही दोनों की जगहें बदल गईं और जीसे का हमला खाली चला गया। लेकिन जीसे की प्रतिक्रिया भी बेहद तेज थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका विरोधी गायब हो गया है, उसने अपनी लाइट ड्रैगन डैगर को पीछे की ओर घुमा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ किसी जोड़ के बिना असंभव सी स्थिति में घूम गया हो। रोशनी और परछाइयां मिलकर उसकी पीठ की रक्षा कर रही थीं। युनशाओ इतनी तेजी से बस एक बार ही अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल कर पाया, लेकिन वह तुरंत सीशिए की लाइट ड्रैगन डैगर की छाया में आ गया। इसके अलावा युनशाओ की सोल स्किल को लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जैसे ही युनशाओ लाइट ड्रैगन डैगर से कटने वाला था, एक बड़ा हाथ अचानक प्रकट हुआ और उसे एक तरफ खींच लिया। रुको! जेशिए ने अपनी छाती के सामने डैगर के साथ मुड़कर देखा। उसकी हरकतें भले ही तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था। उसका छोटा लेकिन आकर्षक चेहरा ठंडा था, जिससे क्लास की लड़कियों की आंखें चमक उठीं। बुरा नहीं, तुम आगे बढ़ो। वू जंगकोंग ने सिएशे की तरफ सिर हिलाया, फिर युनशाओ की ओर मुड़ा। तुमने सही समय पर अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने अपने विरोधी की क्षमताओं को कम आंका। सोल स्किल इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें उससे दूरी बनानी चाहिए थी। जब कोई ऑक्सिलरी सिस्टम बैटल सोल मास्टर किसी एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर के करीब फंस जाता है, तो उसे अपनी जान बचाने के तरीके ढूंढने चाहिए। जी, धन्यवाद टीचर। युन शाओ के हाथ में एक गोल डिस्क था, जिसकी सतह पर कई जटिल रेखाएं बनी हुई थीं। उसने वू जांगकोंग की बातें सुनी थीं, लेकिन फिर भी युन शाओ के मन में सवाल था कि आखिर टैंग वुलिन ने जेशिया जैसे नायाब कौशल वाले व्यक्ति के गाल कैसे सुझा दिए थे। हकीकत ने साबित कर दिया कि ईस्ट सी एकेडमी के टीचर्स की नजर वाकई अलग थी, जब उन्होंने क्लास को इस तरह बांटा था। लगभग हर मुकाबले के बाद वो जानकोंग छात्रों को फटकारता रहा। 20 छात्रों में से 8 टूल सोल मास्टर्स थे, जिनके पास कोई लड़ाकू क्षमता नहीं थी। उनकी सहायता करने की क्षमता भी काफी कमजोर थी। क्लास के बैटल सोल मास्टर्स में से 3 ऐसे थे जिनके मार्शल सोल लगभग ट्रैश मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास के बराबर थे। इन मुकाबलों में तो ऐसे 2 टूल सोल मास्टर्स भी थे जिनके पास बिल्कुल भी लड़ने की क्षमता नहीं थी। वे मुकाबले के दौरान बस एक दूसरे को धक्का देते रह गए। हालांकि वू जंगकोंग ने अंदाजा लगाया था कि इस क्लास का स्तर खराब होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बुरा होगा। अगर मुफ्त अनिवार्य शिक्षा न होती, तो इस क्लास के छात्रों के लिए ट्रेनिंग जारी रखना बिल्कुल बेकार होता। रैंक 20 तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। मौजूदा हालात में पूरे छात्रों के झुंड में सिर्फ जेशे ही ऐसा था जिसने वू जांगकोंग का ध्यान खींचा। दूसरा राउंड शुरू। तुम और तुम दोनों मुकाबला करोगे। कठोर चेहरे के साथ वू जांगकोंग ने टंग वुलिन और एक लड़की की तरफ इशारा किया। जिस लड़की की तरफ वू जांगकोंग ने इशारा किया, वह कद में छोटी थी। उसके हल्के नीले छोटे बाल और बड़ी आंखें उसे काफी प्यारा बनाती थीं। उसकी ओर देखते ही टंग वुलिन को नायर की याद आ गई। उसे हल्का सा याद था कि उसका नाम लिचुशुई था और उसका मार्शल सोल एक बिल्ली था। शुरू। लिचुशुई थोड़ी शर्मीली लग रही थी। उसने टैंग वुलिन की तरफ झुककर अभिवादन किया और फिर अपना मार्शल सोल रिलीज किया। उसके हल्के नीले बालों का आधा हिस्सा सफेद हो गया और उसकी एक नीली आंख हरी हो गई। उसके पैरों के नीचे एक सफेद सोल रिंग उभरा और एक प्यारी सी सफेद बिल्ली उसके कंधे पर दिखाई दी। उसकी हथेलियों पर सफेद फर उग आया और उंगलियों के सिरों से नुकीले पंजे निकल आए। वह थोड़ा झुकी और फुर्ती से टैंग वुलिन की ओर छलांग लगा दी। उसकी हरकतें बेहद फुर्तीली थीं और रफ्तार भी बहुत तेज थी। पिछला मुकाबला उसने इसी रफ्तार की वजह से जीता था। जीशी की तरह
वह भी एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर थी। वू जंगकोंग की पिछली बात को याद रखते हुए टंग वुलिन ने भी अपना मार्शल सोल रिलीज किया। उसकी हथेलियों से ब्लू सिल्वर ग्रास की धारियां निकल आईं और एक छोटा ग्रास स्नेक उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी सोल स्किल बाइंड का इस्तेमाल करने की वजह से वह इसमें काफी माहिर हो चुका था। उसने बेल जैसी ब्लू सिल्वर ग्रास छोड़ी, लेकिन वह सीधे विरोधी की तरफ नहीं गई। इसके बजाय वह उसके आसपास फैल गई। ब्लू सिल्वर ग्रास आपस में बुनकर उसके शरीर के पास एक बड़ा असमान सा जाल बन गया। अगर ली चुशुई अपनी पहले वाली रफ्तार से टांग वुलिन की ओर बढ़ती तो वह सीधे इस जाल से टकरा जाती और उसमें फंस जाती। ली चुशुई थोड़ा हिचकिचाई और अचानक रुक गई। फिर बिना आवाज किए चारों हाथ पैर जमीन पर टिकाकर वह साइड की तरफ खिसक गई, जैसे वह टांग वुलिन पर बगल से हमला करने वाली हो। टांग वुलिन ने सिएशे के साथ नजदीकी लड़ाई का अनुभव किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर के इतने पास आ जाने पर अपनी रफ्तार के साथ वह ऐसे हमलों से खुद को बचा नहीं पाएगा। इसलिए उसने तुरंत अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को ली चुशुई की तरफ मोड़ा और अपने बचाव के जाल को बनाए रखा ताकि विरोधी खुद आकर उसमें फंसे। ली चुशुई लगातार अपनी पोजीशन बदलती रही और मौके तलाशती रही। टैंग वुलिन की नजर बिना डगमगाए उसी पर टिकी रही। उसका मार्शल सोल उसी वक्त रिलीज हुआ था, लेकिन क्योंकि विरोधी तेज गति से हिल रही थी, टैंग वुलिन बस इंतजार कर सकता था और उससे कम ऊर्जा खर्च कर रहा था। ब्लू सिल्वर ग्रास पर उसका नियंत्रण अभी पूरी तरह नहीं था, इसलिए ऐसे तेज मूवमेंट वाले विरोधी के सामने एक जगह टिके रहना ही बेहतर था। जब उसकी विरोधी बार बार दिशा बदल रही थी, टंग वुलिन अपने ब्लू सिल्वर ग्रास के जाल को लगातार ठीक करता रहा। वह धारियों को और सलीके से जमाता, जहां भी कोई खाली जगह या दरार दिखती उसे भर देता। ब्लू सिल्वर ग्रास की धारियां चमकदार आभा बिखेर रही थीं। जब टैंग वुलिन ने अपने जाल को झांचा तो उसने अपनी हथेली में ब्लू सिल्वर ग्रास की जड़ों के पास पतली सुनहरी रेखाएं देखीं। वे बहुत हल्की थीं, मुश्किल से दिखाई देने वाली। ली चुशुई आखिरकार सिर्फ 9 साल की बच्ची ही थी और उसका लड़ाई का अनुभव ज्यादा नहीं था। जैसा कि टैंग वुलिन ने सोचा था, अपने विरोधी की कमजोरियां ढूंढने के लिए ली चुशुई जिस तेज और लगातार बदलती हुई चालों का इस्तेमाल कर रही थी, उससे उसकी रैंक 11 स्पिरिट पावर धीरे धीरे थकने लगी। वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके पास अपनी सोल स्किल को ज्यादा देर तक बनाए रखने की ताकत नहीं बची थी। ली चुशुई ने दांत भींचे और अचानक तेज रफ्तार से टैंग वुलिन के पीछे पहुंच गई, जैसे वह एक पल के लिए गायब ही हो गई हो। उसी समय उसके शरीर के नीचे मौजूद सफेद सोल रिंग चमक उठा। उसने अपने पंजों को घुमाया और सफेद रोशनी छोड़ती हुई 2 धारदार ब्लेड उसके सामने निकल आए और उसके तुरंत बाद उसका शरीर भी आगे बढ़ा। टांग वुलिन साफ तौर पर उससे तेज नहीं था, लेकिन सिर्फ दिशा बदलना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान था। उसका ब्लू सिल्वर ग्रास और तेजी से हिला और आपस में कसकर जुड़ गया। दोनों सफेद ब्लेड तेजी से उस तथाकथित बेकार मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास पर आ गिरे। लेकिन जैसा सबने सोचा था कि ब्लू सिल्वर ग्रास कटकर बिखर जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सफेद ब्लेड हल्की रोशनी के साथ झिलमिलाए और फिर दोनों गायब हो गए और ली चुशुई सीधे ब्लू सिल्वर ग्रास के जाल में जा टकराई। नीले रंग की लंबी पतली बेलें ऊपर की ओर लिपटीं और उसके छोटे से शरीर को कसकर बांध लिया। टैंग वुलिन ने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बदला और ली चुशुई की बंधी हुई देह की ओर घूंसा मारा, लेकिन वह उसके चेहरे से बस कुछ सेंटीमीटर पहले ही रुक गया। सिएशे को बिना जाने ही अपने गाल गर्म होते महसूस हुए जब उसने यह दृश्य देखा। मन ही मन वह सोचने लगा कि यह कमीना जब मेरे साथ मुकाबला कर रहा था तब क्यों नहीं रुका। वू जंगकोंग की आंखों में रोशनी चमकी। यह साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं है, इसका स्वभाव घमंडी नहीं है और इसका नियंत्रण भी काफी अच्छा है। टैंग वुलिन जीतता है। टैंग वुलिन ने अपना ब्लू सिल्वर ग्रास ढीला किया और ली चुशुई को संभलने में मदद की। ली चुशुई शर्मा गई जब उसकी नजर टैंग वुलिन की बड़ी आंखों से जा मिली, जो उसके बहुत करीब थीं। उसने झिझकते हुए कहा, धन्यवाद। टैंग वुलिन ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया और वही मुस्कान उसे चौंका गई। उसे लगा जैसे उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही हो। दूसरा राउंड आगे बढ़ा और जिएशे ने अपने प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक हरा दिया। इस राउंड के खत्म होने के बाद 5 छात्र बचे थे। टैंग वुलिन को लगा था कि दूसरे राउंड में उसका सामना जिएशे से होगा, लेकिन वू जंगकोंग ने जानबूझकर उसे जिएशे से दूर रखा। तीसरे राउंड में भी यही हुआ।
टांग वुलिन, ताओ ल्यूफान, तुम दोनों पहले शुरू करो, वू जांगकोंग ने सपाट आवाज में कहा। ताओ ल्यूफान लंबा नहीं था, लेकिन वह काफी मजबूत दिखता था। उसके बाल छोटे, भूरे और बिखरे हुए थे। दोनों ने आमने सामने खड़े होकर अपने मार्शल सोल रिलीज किए। ताओ ल्यूफान का मार्शल सोल विलो ट्री था। उसकी सोल पावर बढ़ी और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे आसमान को थाम रहा हो। उसकी बाहों से विलो ट्री की शाखाएं निकलकर लहराने लगीं, मानो वे उसी पेड़ का हिस्सा हों। पहली नजर में यह टैंग वुलिन के ब्लू सिल्वर ग्रास जैसा ही लगा। ब्लू सिल्वर ग्रास की धारें फिर से उभर आईं। कंट्रोल टाइप बनाम कंट्रोल टाइप, अब क्या होगा? यही वू जंगकोंग देखना चाहता था। अब तक के मुकाबलों में ताओ ल्यूफन काफी नियमों के हिसाब से लड़ता दिखा था। मौजूदा ताकत के स्तर पर और सामान्य हालात में कंट्रोल सिस्टम बैटल सोल मास्टर को फायदा मिलना चाहिए था, क्योंकि किसी के पास भी कोई शक्तिशाली सोल स्किल नहीं थी। पूरी क्लास में केवल जीसे के पास 100 साल का स्पिरिट सोल था। बाकी सभी के पास सिर्फ 10 साल के स्पिरिट सोल थे। इसीलिए ताओ ल्यूफन का सोल रिंग भी सफेद था। दिलचस्प बात यह थी कि उसकी सोल स्किल भी टंग वुलिन जैसी ही थी, बाइंड। उसका स्पिरिट सोल भी सांप जाति का था, लेकिन ताओ ल्यूफन का स्पिरिट सोल एक छोटा हरा सांप था। उसका हरा सांप टैंग वुलिन के गोल्ड लाइट से आकार और जोश दोनों में ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। स्टार्ट। विलो की शाखाएं और ब्लू सिल्वर ग्रास लगभग एक ही समय पर एक दूसरे की ओर बढ़े। विलो की शाखाओं की संख्या साफ तौर पर ज्यादा लग रही थी। टैंग वुलिन का ब्लू सिल्वर ग्रास सिर्फ उसके दाहिने हाथ से निकल रहा था और बाएं हाथ से कुछ भी नहीं। दोनों का नियंत्रण लगभग बराबर था, लेकिन संख्या के हिसाब से नतीजा सबको अंदाजा हो गया था। विलो की शाखाएं ब्लू सिल्वर ग्रास की धारों की ओर बढ़ीं और हवा में आपस में उलझ गईं। संख्या का फायदा होने के कारण ताओ ल्यूफान ने बची हुई शाखाओं को टैंग वुलिन की ओर भेजा ताकि उसे बांध सके। ताओ ल्यूफान की आंखों में उत्साह दिखा। उसका मार्शल सोल बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसकी विलो शाखाएं ब्लू सिल्वर ग्रास से ज्यादा मजबूत हैं, और मौजूदा हालात भी यही साबित कर रहे थे। आखिर पेड़ घास से मजबूत ही होते हैं, है ना? लेकिन जब विलो की शाखाएं टैंग वुलिन के सामने पहुंची, तब भी वह बिल्कुल घबराया नहीं। उसने अचानक अपने दाहिने हाथ के ब्लू सिल्वर ग्रास को जोर से खींचा, दोनों मार्शल सोल को आपस में लपेटा और अपनी शारीरिक ताकत उनके जरिए आगे भेज दी। ताओ ल्यूफन को अचानक जबरदस्त ताकत अपनी ओर आती महसूस हुई और उसका शरीर टैंग वुलिन की तरफ खींच गया। उसी पल उसकी विलो शाखाएं टैंग वुलिन ने मजबूती से जकड़ लीं। ताओ ल्यूफन की प्रतिक्रिया भी तेज थी। हवा में खींचते हुए भी वह अपने दोनों घुटने उठाने में कामयाब रहा। मन में सोचा, मुझे खींचना चाहते हो तो आ रहा हूं, तुम्हें गिरा दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने टंग वुलिन का भावहीन चेहरा देखा। फिर टैंग वुलिन ने झटके से अपनी बाहें हिलाईं और अपने चारों ओर लिपटी सारी विलो शाखाएं तोड़ दीं। उसने हाथ बढ़ाकर ताओ ल्यूफन की पिंडली पकड़ ली और उसे जमीन पर दबा दिया। नरम विलो शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, टैंग वुलिन को बांधने या धकेलने की कोशिश में। लेकिन विरोधी की ताकत के सामने यह सब बेकार था। किसी के पास भी बेहद शक्तिशाली मार्शल सोल नहीं था, लेकिन अपनी जबरदस्त शारीरिक ताकत के बल पर टैंग वुलिन ने तीसरे राउंड में जीत हासिल की। तुम सच में राइस बकेट कहलाने लायक हो। लगता है इतना खाना बेकार नहीं गया, ताओ ल्यूफन ने गुस्से में कहा और घेरे से बाहर चला गया। वू जांगकोंग ने भौहें सिकोड़ लीं। यह वह लड़ाई नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। बिना किसी शक के जिएशे ने एक और राउंड जीत लिया। अब केवल एक छात्र ऐसा बचा था जिसने अभी तक कोई मुकाबला नहीं लड़ा था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़े, केवल 3 प्रतियोगी बचे। जिस छात्रा ने अभी तक मुकाबला नहीं लड़ा था, वह एक लड़की थी। वह काफी मोटी थी और थोड़ी सी भोली भी दिखती थी। सभी छात्रों की नजरें वू जांगकोंग पर टिक गईं। अब 3 छात्र बचे थे, तो आगे मुकाबला कैसे होगा? वू जांगकोंग ने हल्की सी सांस ली और फैसला किया, टांग वुलिन, हान लान, तुम दोनों पहले लड़ो। जीतने वाला जिएशे से मुकाबला करेगा। जिएशे के चेहरे पर जीत की चमक दिखी और उसने घमंड से टांग वुलिन की ओर देखा। वह दिखाना चाहता था कि शिक्षक की नजर में उसका दर्जा ऊंचा है, लेकिन उसने घमंड में यह भूल गया कि वह लगातार उस व्यक्ति से हार के करीब पहुंच रहा है जिसका मार्शल सोल सिर्फ बेकार ब्लू सिल्वर ग्रास माना जाता है। टैंग वुलिन ने तो जिएशे की तरफ देखा तक नहीं और वापस मुकाबले के मैदान में आ गया। हानलान ने भले ही सिर्फ 2 राउंड लड़े थे, लेकिन उसने टैंग वुलिन पर गहरी छाप छोड़ी थी। यह सिर्फ उसके शरीर के कारण नहीं, बल्कि उसके मार्शल सोल की वजह से भी था।
हान लान का मार्शल सोल अर्थ एलिमेंट था, जो एक काफी अच्छा मार्शल सोल माना जाता है। उसकी सोल पावर रैंक 13 थी और उसकी क्षमता देखकर उसे क्लास 5 में रखना अजीब लगता था। स्टार्ट। वू जंगकोंग के आदेश के साथ चौथा राउंड शुरू हुआ। हान लान को देखते हुए टैंग वुलिन के चेहरे के भाव शांत हो गए। हान लान की पिछली 2 लड़ाइयों को देखकर वह पहले ही उसके खिलाफ एक योजना बना चुका था। हान लान के पैरों के नीचे एक सफेद रिंग चमकी और मिट्टी के ढेले जैसी दिखने वाली एक स्पिरिट सोल प्रकट हुई। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की और दोनों हथेलियां टैंग वुलिन की ओर उठा दी। इसके जवाब में टैंग वुलिन के पैरों के नीचे जमीन से बना एक पीला रिंग उभरा। उसी पल उस रिंग से पत्थर के खंभे तेजी से उठे और टैंग वुलिन को चारों तरफ से घेरते हुए उसे एक स्टोन प्रिजन के अंदर कैद कर लिया। अगर इस हालत में शीशे होता तो जैसे ही हान लान ने अपने हाथ उठाए होते, वह स्टोन प्रिजन के दायरे से तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करता। लेकिन टांग वुलिन के पास इतनी गति नहीं थी, इसलिए उसने हिलने डुलने की जरूरत ही नहीं समझी। ऊपर की ओर पत्थर के खंभे अंदर की तरफ मुड़ गए और पूरी तरह से हर रास्ता बंद हो गया। हान लान ने अपनी पिछली दोनों लड़ाइयां धरती को नियंत्रित करके अपने विरोधियों को रोकते हुए जीती थीं। हालांकि उसकी पहली सोल स्किल सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन वह असामान्य रूप से शक्तिशाली थी, क्योंकि वह सीधे विरोधी को जकड़ सकती थी। फिर भी यह आखिर 10 ईयर सोल स्किल ही थी और इसकी सीमाएं भी थीं। उदाहरण के लिए, इस सोल स्किल का उपयोग करने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले 20 सेकंड का कूल डाउन समय चाहिए होता था। अगर यह असली युद्ध होता तो उसे शायद इस स्किल को इस्तेमाल करने का केवल एक ही मौका मिलता। वू जांगकोंग ने टैंग वुलिन के फौंसे होने के सेकंड गिनना शुरू कर दिया। अगर वह 10 सेकंड तक बाहर नहीं निकला तो इसे टैंग वुलिन की हार माना जाता। हान लान ने अपना पहला मैच इसी तरीके से जीता था। दूसरे मैच में तो उसने और भी जल्दी जीत हासिल की थी। उसके विरोधी ने जैसे ही मैच शुरू हुआ, स्टोन प्रिजन के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन स्टोन प्रिजन बनने की रफ्तार बेहद तेज थी। जैसे ही वह बाहरी सीमा तक पहुंचा, पत्थर के खंभे की छोटी से टकराकर वह सीधे हवा में उछल गया। अगर वू जंगकोंग ने उसे पकड़ा न होता तो गिरने से वह अपाहिज भी हो सकता था। टैंग वुलिन इतनी ऊंचाई तक उछलकर फेंके जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने वहीं खड़े रहकर खुद को कैद होने देना ही बेहतर समझा। 10। वू जंगकोंग ने बिना किसी भाव के सेकंड गिनना शुरू किया। पहले मैच के बाद वू जंगकोंग ने कहा था कि कंट्रोल सिस्टम बैटल सोल मास्टर द्वारा 10 सेकंड से ज्यादा समय तक रोके जाना मौत से अलग नहीं होता। इसलिए उसने 10 सेकंड की सीमा तय की थी। अगर टैंग वुलिन 10 सेकंड के भीतर हानलान के जाल से बाहर निकल आता तो इसे हानलान की हार माना जाता। अगर वह बाहर नहीं निकल पाया तो हानलान जीत जाती। नियम इतने ही सीधे और सख्त थे। टांग वुलिन जरा भी घबराया नहीं। उसने शांति से अपने हाथ ऊपर उठाए। 2 धूसर रोशनियां चमकी और उसके हाथों में फॉर्जिंग हैमर्स की एक जोड़ी दिखाई दी। 9 बैंग। उसने अपने हाथों में पकड़े 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर्स को घुमाया और सामने के 2 पत्थर के खंभों पर जोरदार वार कर दिया। धूल उड़ गई और पत्थर के खंभे चूर चूर हो गए। वू जंगकोंग के मुंह से 8 शब्द निकलने से पहले ही टंग वुलिन मलबे के बीच से हथौड़े उठाकर बाहर आ चुका था। यह देख पूरी क्लास उसे घूरने लगी और सभी अनायास ही गहरी सांस ले बैठे। यहां तक कि शिए, जो पहले टैंग वुलिन से लड़ चुका था, उसे भी उम्मीद नहीं थी कि टैंग वुलिन स्टोन प्रिजन से निकलने के लिए ऐसा तरीका अपनाएगा। वू जंगकोंग की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव उभरा। उसने सिर हिलाया। टैंग वुलिन विजेता है। उसकी नजर से वह साफ देख पा रहा था कि टैंग वुलिन के हाथों में पकड़े हथौड़ों में कोई भी सोल पावर नहीं भरी गई थी, जिससे यह साफ था कि वे सोल टूल्स नहीं थे। और मान भी लें कि वे सोल टूल्स होते तो टैंग वुलिन अपनी मौजूदा सोल पावर से उन्हें कितना चला पाता। यह लड़का सच में हैरान कर देने वाली ताकत रखता है। सीएसए की आंखें हैरानी से फैल गईं। तो क्या यह आदमी मुझसे लड़ते वक्त सच में खुद को रोक रहा था? असल में टैंग वुलिन ने जरा भी हाथ नहीं रोका था। बस उसने पहले कभी अपने फॉर्जिंग हैमर्स को लड़ाई में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा ही नहीं था। आज उसे केवल ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर की जरूरत थी, इसलिए उसने 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर्स निकाले थे। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसका एक ही हमला इतना असरदार होगा। वू जंगकोंग ने सेशे की तरफ देखा। सेशे, अब तुम्हारी बारी है। जेशे मंच पर कूद गया। इस समय उसका मूड थोड़ा खराब था, क्योंकि उसे सुबह टांग वुलिन द्वारा खाए गए खाने की मात्रा याद आ रही थी।
अगर उसे पहले पता होता कि आज क्लास में टैंग वुलिन से भिड़ना पड़ेगा तो वह उसे खाना खिलाने की जहमत ही नहीं उठाता। हथौड़े हाथ में लिए टैंग वुलिन ने सीएसए की ओर रुख किया। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा नहीं था। पिछली बार जो जीत मिली थी वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन अब हथौड़े हाथ में आते ही उसे अचानक बहुत अच्छा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर्स पहले ही उसके शरीर का हिस्सा बन चुके हों। उन्हें पकड़ते ही उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। जब जीजे यह सोच ही रहा था कि टैंग वुलिन से कैसे निपटा जाए, तभी बगल से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। चौथा राउंड, दूसरा मैच। जीजे बनाम वू जंगकोंग। क्या? सेशे घबराकर चिल्ला उठा। उसने तुरंत आइसली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग की ओर देखा। वू जंगकोंग ने उसे ठंडी नजर से देखा। क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरी क्लास में कोई अनुचित स्थिति होने दूंगा? तुम मेरे एक हमले को झेलोगे, उसके बाद टैंग वुलिन से लड़ोगे। सेशे अवाक रह गया। टीचर वू, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप तो टीचर हैं। वू जंगकोंग पहले ही टैंग वुलिन के पास पहुंच चुका था। उसने हाथ हल्के से हिलाया और टैंग वुलिन हथौड़ों समेत किनारे पहुंचा दिया। फिर वू जंगकोंग ने दाएं हाथ से अपनी कमर थपथपाई और बेल्ट खोल दी। टीचर, आप क्या कर रहे हैं? सेशे सतर्कता से 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने जल्द ही देखा कि वू जंगकोंग की पैंट काफी टाइट थी। बेल्ट खोलने के बाद भी उसकी पैंट जरा नहीं हिली। वू जंगकोंग ने अपनी कलाई घुमाई, जिससे बेल्ट पूरी तरह तन गई और एकदम सीधी हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपना मार्शल सोल रिलीज नहीं करूंगा। तुम्हें बस मेरे एक हमले को सहना है। यह कहते हुए उसने बाएं पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी बेल्ट सोर्ड पहले ही जीशे की ओर वार कर चुकी थी। जीशे का कॉम्बैट एक्सपीरियंस अपनी क्लास में सबसे ज्यादा माना जा सकता था। जैसे ही उसने अपना मार्शल सोल रिलीज किया, वह बिजली की तरह पीछे हट गया। मजाक थोड़े ही था। क्या सिर्फ इसलिए कि वू जंगकोंग ने अपना मार्शल सोल रिलीज नहीं किया, वह बेकार हो गया? सिर्फ सोल पावर के सहारे भी उसकी बेल्ट एक तेज तलवार जैसी थी। उस पल भागना ही जीशे का सबसे अच्छा विकल्प था। जीशे को अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा था। पीछे हटते हुए उसने अपनी लाइट ड्रैगन डैगर को अपने सामने रक्षा की मुद्रा में पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य हुआ। वह जितनी तेजी से पीछे हट रहा था, वू जंगकोंग की बेल्ट सोर्ड शुरुआत से अंत तक उसके सामने ही बनी रही। यह हमला देखने में सिर्फ एक साधारण सी थ्रस्ट जैसा था, लेकिन जीशे चाहे जो भी करता, वह इससे बच नहीं पा रहा था। बैंग! एयू! बेल्ट ने उसके कंधे में घुसने से ठीक पहले नरमी दिखा दी। फिर भी उसने जोर से जीशी के कंधे पर प्रहार किया और उसे उछालकर दूर फेंक दिया। जमीन पर 2 बार लुढ़कने के बाद ही सेशे खड़ा हो सका। उसने अपना कंधा पकड़ा और दर्द से मुंह बना लिया। जेशे के माथे से पसीना टपक रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वू जंगकोंग के वार से ठीक पहले जेशे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान ही निकलने वाली हो। इस तरह की जबरदस्त और दबाव भरी ताकत किसी का भी मन जकड़ लेती थी। जमीन पर गिरने के बाद उसका तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसकी हालत फिर भी ऐसी ही रही। बहुत डरावना। आखिर टीचर वू की ताकत कितनी गहरी है? तुम्हें आराम के लिए 1 मिनट मिलेगा, उसके बाद फाइनल शुरू होगा। वू जंगकोंग ने फिर से अपनी कलाई घुमाई, बेल्ट को कमर में लपेटा और एक तरफ चला गया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।